गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी नहीं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर आदि का करता है। मतलब समष्टि अध्ययन करने छोटी छोटी के एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करते बल्कि व्यक्तियों के समूह का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब सामूहिक रूप से इसका एक समूह का अध्ययन किया जाता है। इसमें विशेषताओं के बारे में बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक होता है। इसमें सूक्ष्म चरों को महत्व नहीं दिया जाता। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निदान किया जाता है। दूसरा है सामूहिक हितों का ज्ञान। एक देश की आर्थिक विकास व नियोजन के लिए एक व्यक्ति की अपेक्षा समूह का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए सामूहिक हितों के ज्ञान का इसका महत्व है। फिर इसमें तीसरा है निर्भरता। समष्टि अर्थशास्त्र में मूल्य व अन्य परिवर्तनों का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता है। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इकाई का संपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्र पर पड़ता था, लेकिन इसमें सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका एक व्यक्ति का प्रभाव इस पर या अन्य इकाइयों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समष्टि या सामूहिक मात्राएं एक दूसरे पर इतनी आश्रित होती हैं कि एक में परिवर्तन होने पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगली विशेषता है समष्टि विश्लेषण। किसी भी विकसित या विकासशील देशों के लिए मौद्रिक व राजस्व संबंधी नीतियों का निर्माण करने के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में इस विश्लेषण में सहायक होती है। फिर पांचवा है आय व रोजगार। चूँकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण राष्ट्रीय आय, व्यय, उत्पादन व रोजगार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है सीमाएं या दोष। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित सीमाएं दी हुई हैं। सीमाएं जो है निम्नानुसार। पहला है निष्कर्ष अनुपयुक्त। समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु सामूहिक विश्लेषण या आर्थिक विश्लेषण जो होता है सामूहिक के आधार पर निर्मित नीतियां कभी कभी गलत भी हो सकती हैं। फिर है दूसरा समूह की बनावट पर ध्यान न देना। वे नीतियां जो समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देती हैं वह कभी कभी संभ्रमपूर्ण परिणाम दे सकती हैं। अतः समूह के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले समूह की बनावट या उसके स्वभाव की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब एक समूह के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि उस समूह में प्रत्येक इकाई का प्रभाव एक दूसरे से हो। मतलब उस संपूर्ण उसकी बनावट को नहीं देखा जाता, यानी उसके बनावट को नहीं देखते, उसके स्वभाव को बिना देखा हम समूह का अध्ययन करते हैं। फिर है तीसरा है विजातीय समूह की समस्या। समष्टि अर्थशास्त्र में यह जरूरी नहीं है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है वह सजातीय इकाइयों से बना हो जिनमें पारस्परिक संबंध हो। मतलब ये जरूरी है कि हम जिस समूह का अध्ययन कर रहे हैं सभी एक ही स्वभाव के या एक ही प्रकार की एक बनावट होती है। जैसे हमने सामूहिक अध्ययन किया तो ज़रूरी नहीं है कि हम मान लीजिए किसी मार्केट का अध्ययन या बाजार का अध्ययन करें तो बाजार में विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं, तो ये एक ही जाति या एक ही प्रकार की, ऐसा जरूरी नहीं है। तो विजातीय समस्याओं के कारण इसमें समस्या उत्पन्न होती है। चौथा इसमें दिया है सामूहिक अर्थव्यवस्था का असमान प्रभाव। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप कुछ लोगों की आय बहुत बढ़ जाती है जबकि अन्य किसी की थोड़ी सी बढ़ती है या किसी की नहीं भी बढ़ती। ऐसी दशा में आय का असमान वितरण होता है। तो आय के असमान वितरण होने की स्थिति में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के बावजूद भी व्यक्ति और गरीब हो जाता है और इन परिस्थितियों में समष्टि अर्थशास्त्र अनुपयुक्त होती है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि शास्त्र में अंतर। यहाँ पे आधार व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। पहला अर्थ।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ जैसे एक फर्म, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। फिर है उद्देश्य। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है, जबकि समष्टि अर्थ का उद्देश्य जो होता है संसाधनों में के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। तीसरा दिया है मुख्य समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य समस्या जो होती है आय और रोजगार के निर्धारण की होती है। फिर है उपकरण। इसके समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य उपकरण जो होता है मांग व पूर्ति होती है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपकरण जो होता है समग्र मांग और समग्र पूर्ति होती है। क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, एक व्यक्ति या एक बाजार, जबकि समष्टि अर्थ का क्षेत्र जो होता है वह व्यापक होता है, पूरा देश।